Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 3 of chapter number 11, The Modern Age in Europe, Renaissance. बेटा पार्ट 2 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं. पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे लिटरेचर से. लिटरेचर को हिंदी में हम बोलते हैं बेटा साहित्य. तो अब हम देखेंगे कि जब रेनेसांस पीरियड था, जब रिलीजन में चेंजेस आ रहे थे, तब लिटरेचर किस तरीके से चेंज हो रहा था. तो बेटा एक बात याद रखना कि अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में पहले जो लिटरेचर है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता था. जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखो तो लिटरेचर पहले किस में अवेलेबल होता था? संस्कृत में अवेलेबल होता था. हमारे वेद संस्कृत में लिखे गए हैं, जिसे पढ़ना समझना कॉमन पीपल के लिए एक टिपिकल टास्क हो जाता था, क्योंकि संस्कृत ब्राह्मण्स की लैंग्वेज हुआ करती थी. तो हम कॉमन मैन ना उसको पढ़ पाते थे ना समझ पाते थे. ऐसा ही होता था कहाँ पर? यूरोप में. यूरोप में बहुत सारी लैंग्वेजेस के स्पीकर थे. जर्मन स्पीकर थे, इटालियन स्पीकर थे, गैलिक लैंग्वेज को बोलने वाले थे, इंग्लिश स्पीकर थे. पर जो लिटरेचर था वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता था? लैटिन में. तो ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोग लिटरेचर को पढ़ ही नहीं पाते होंगे. अगर गलती से पढ़ भी लिया तो उसे समझ नहीं पाते होंगे. क्यों? क्योंकि वो उनकी भाषा में लिखा नहीं गया है. तो जो सबसे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हम देखते हैं रेनेसांस पीरियड का लिटरेचर पे, वो ये था कि अब लोकल लैंग्वेजेस में लिटरेचर आने लग गया था इंस्टीड ऑफ लैटिन की बजाय लोग अब किसको प्रेफर कर रहे थे लिटरेचर लिखते टाइम? लोकल लैंग्वेजेस को. मिडिल एजेस में जितना भी लिटरेचर आया वो सारा लिटरेचर लैटिन भाषा में था. और उसके बाद रेनेसां पीरियड में जो लिटरेचर लिखा गया वो लोकल लैंग्वेजेस में लिखा गया, जिससे लिटरेचर की डिमांड बढ़ गई. क्योंकि अब मुझे पता है मेरी भाषा में लिखा गया लिटरेचर है, मैं उसे पढ़ भी पाऊंगी, समझ पाऊंगी, तो मैं ऑब्वियसली बात है बुक्स को परचेज करना स्टार्ट करूंगी. इसके अलावा एक और चेंज जो लिटरेचर में हमें देखने को मिलता है वो चेंज है थीम का. जो लिटरेरी वर्क था उसकी थीम भी चेंज हो गई. अच्छा, पहले ऐसे होता था कि मिडिल एजेस की अगर हम बात करें तो फियर मॉन्गरिंग बहुत ज़्यादा होती थी. लिटरेचर के थ्रू भी हम फियर मॉन्गरिंग करते थे, लोगों को भगवान के नाम पे डराने की कोशिश करते थे. और ये इंडिया की बात नहीं है, यूरोप की बात कर रही हूँ मैं, कि यूरोप में भी फियर मॉन्गरिंग होती थी ऑन द नेम ऑफ गॉड. भगवान के नाम पे लोगों को डराया जाता था, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे नहीं करोगे तो ये हो जाएगा. तो शुरुआती जो लिटरेचर बना मिडिल एजेस में, जितना भी लिटरेचर बना, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो थीम थी उसका जो सेंटर हुआ करता था वो गॉड हुआ करता था. अर्लियर राइटर्स ड्वेल्ट ऑन स्पिरिचुअल थीम्स. जितने भी राइटर्स थे मिडिल एजेस में वो स्पिरिचुअल थीम पे लिखते थे, हेवन की बातें करते थे, ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ब्ला ब्ला ऐसे. पर जब पीरियड आया, रेनेसांस जो ऑथर रहे, रेनेसांस के टाइम पे जो राइटर्स रहे, उन्होंने सेंटर में किसको रखा? मैन को. पहले सेंटर में गॉड होता था, बाकी सारी चीज़ें आसपास घूमती थी, पर अब सेंटर में मैन है, ह्यूमैनिटी है. तो जो ऑथर रहे रेनेसां पीरियड के, उन्होंने मैन को, उसकी प्रॉब्लम को लिखा. ठीक है. और ये जो एम्फेसिस था मैन के ऊपर, इसी से एक नया मूवमेंट हमें देखने को मिला. उसको हमने कहा ह्यूमैनिज्म. कि भाई अब हमारा फोकस है ह्यूमैनिज्म, मैन, है ना. हम इसके आसपास लिखेंगे और इसको जो जो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती होंगी हम उनको लिखेंगे. ऐसा नहीं होगा कि हम सेंटर में गॉड को रखेंगे और फिर उनके अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा. तो डिफरेंस समझ में आया? पहला डिफरेंस है लैंग्वेज का, अब लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया गया. दूसरा था थीम. पहले थीम स्पिरिचुअल हुआ करती थी, पर अब थीम क्या है? मैन, ह्यूमैनिज्म. पहले हम पढ़ेंगे लिटरेचर इन इटली, इटली के लिटरेचर को. तो मैकियावेली एक ग्रेट पॉलिटिकल राइटर थे. इटली के एक महान राजनैतिक ऑथर राइटर कौन थे? मैकियावेली. उन्होंने उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ को अपने वर्क द प्रिंस में लिखा. किस में लिखा? द प्रिंस. किसने लिखी है प्रिंस? द प्रिंस, मैकियावेली ने. कौन से आइडियाज़ हैं इनके? पॉलिटिकल आइडियाज़. मैकियावेली के पॉलिटिकल आइडियाज़ को अगर आपको पढ़ना है तो किसको पढ़ोगे? द प्रिंस को. अब बेटा अब हम एक और महान राइटर को पढ़ेंगे, दांते एलिग्री या दांते. दांते की वो पोएम थी, एक बहुत ग्रेट एपिक पोएम थी जिसका नाम था डिवाइन कॉमेडी. अब हम पढ़ रहे हैं दांते एलिग्री इनका नाम है, और इनकी जो एपिक पोएम है उसका नाम है डिवाइन कॉमेडी.
और इस कॉमेडी में इन्होंने आत्मा की यात्रा को लिखा है कि एक आत्मा धरती पे आने से लेकर के वापस स्वर्ग में जाने तक क्या 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 फेस करती है। लाइफ आफ्टर डेथ को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। ये हमें बताती है रिलीजियस और सोशल लाइफ ऑफ द डे के रिगार्ड्स में। फिर पैट्रियार्क की बात करेंगे बेटा हम, तो जो पैट्रियार्क थे वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और राइटर भी थे। इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। तो 1 मार्कर यहाँ से बन सकता है। किसे हम फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म कहते हैं तो किसको कहते हैं बेटा, पैट्रियार्क को। ये बहुत ग्रेट स्कॉलर भी थे, बहुत बढ़िया राइटर भी थे। क्लियर है। सो द प्रिंस किसने लिखी है, मैकियावेली ने। दांते की एपिक पोएम का नाम क्या है, डिवाइन कॉमेडी या डिवाइन कॉमेडी एक एपिक पोएम है, किसकी है, दांते की है। ये हमें क्या बताती है, रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ द डे, द एंटायर जर्नी ऑफ अ सोल, लाइफ आफ्टर डेथ की बात भी करती है। फिर पेट्रियार्क एक बड़े स्कॉलर थे, राइटर भी थे। इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। हिज सोनेट एंड लिरिक वर पॉपुलर थ्रू आउट द यूरोप। पेट्रियार्क के जो सोनेट थे, सोनेट क्या होते हैं, 14 लाइन की पोएम होती है। इनके जो लिरिक थे ये पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। अब हम पढ़ेंगे अदर इटालियन राइटर्स को, जिनके नाम है एरिस्टो, टैसो, बोकाचियो। बोकाचियो ने प्रोस में लिखा है बेटा। इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसका नाम है डेकैमेरॉन। डेकैमेरॉन एक ग्रीक वर्ड है। डेकैमेरॉन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है 10 डेज। डेकैमेरॉन ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है 10 डेज। और इस डेकैमेरॉन में क्या लिखा गया है, 100 फेमस शॉर्ट स्टोरीज। डेकैमेरॉन कलेक्शन है बेटा किसका, 100 फेमस शॉर्ट स्टोरीज का। फिर से अदर डिफरेंट इटालियन राइटर्स की बात करें तो वो है एरिस्टो, टैसो, बोकाचियो। बोकाचियो ने प्रोस में लिखा और इनका जो सबसे फेमस वर्क है डेकैमेरॉन। डेकैमेरॉन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है 10 डेज। इस कलेक्शन में इन्होंने 100 फेमस शॉर्ट स्टोरीज को लिखा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे लिटरेचर इन इंग्लैंड। लिटरेचर इन इंग्लैंड, तो अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं बेटा तो इंग्लैंड में भी बहुत सारे बहुत फेमस राइटर, पोएट्स, ड्रामेटिस्ट हुए और कुछ तो ऐसे हुए जो सिर्फ इंग्लैंड नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। हम बात करेंगे जेफरी चौसर की, जिन्हें कहा जाता है कि अगर इंग्लैंड में रेनेसां साहित्य की, रेनेसां लिटरेचर की शुरुआत हुई तो शुरुआत को करने वाले कौन थे, जेफरी चौसर। जेफरी चौसर हैड एडेड द रेनेसांस लिटरेचर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो रेनेसां लिटरेचर आया उसकी शुरुआत जेफरी चौसर ने की। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे कहा जाता है, जेफरी चौसर को कहा जाता है। कैंटरबरी टेल्स इनका आउटस्टैंडिंग वर्क है, ठीक है। कैंटरबरी टेल्स इनका महान काम है, आउटस्टैंडिंग वर्क है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन है, जेफरी चौसर, और इनका सबसे फेमस वर्क कौन सा है, कैंटरबरी टेल्स। क्लियर है, चलें आगे। फिर हम पढ़ेंगे थॉमस मोर को, जिन्होंने इमेजिनरी आइलैंड की बात की है। यूटोपिया ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है जहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा हो पर वो पॉसिबल नहीं हो। यूटोपिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है पर वो रियल में पॉसिबल नहीं है। थॉमस मोर रोट यूटोपिया डिस्क्राइबिंग एन इमेजिनरी आइलैंड। एक इमेजिनरी आइलैंड अमेरिका का, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है जहाँ पर जो रिच हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं पुअर को। देखो ये एक टेंडेंसी रही है कि जो रिच होता है वो हमेशा पुअर को एक्सप्लॉइट करता है। तो ये सच में कभी पॉसिबल नहीं है कि हम पुअर का एक्सप्लॉइटेशन बंद कर दें, पॉसिबल ही नहीं है। पर एक यूटोपिया मतलब एक ऐसी चीज़ को देखना, ऐसी चीज़ को लिखना जहाँ सब कुछ अच्छा है पर पॉसिबल नहीं है। तो थॉमस मोर ने एक यूटोपिया लिखा है जहाँ पर उन्होंने एक इमेजिनरी आइलैंड को डिस्क्राइब किया अमेरिका में कि जो सारे लोग रिच हैं पर रिच होते हुए भी वो पुअर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहे हैं, वो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं पुअर को। देर द सोसाइटी हैड नो ब्लाइंड फेथ। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर किसी का भी कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करता है, कोई ब्लाइंड फेथ है ही नहीं। एंड इट डिड नॉट बिलीव इन यूजलेस वॉर। ना ही तो किसी पर ब्लाइंड फेथ है, ना ही लोगों का फेथ यूजलेस वॉर पे है। मतलब वॉर युद्ध होते हैं, युद्ध करोगे तो दोनों साइड से लोगों की डेथ होती है। इकोनॉमी में भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है। तो थॉमस मोर ने एक ऐसे आइलैंड को डिस्क्राइब किया जो कि एक यूटोपियन विजन हो सकता है
कि भाई एक ऐसा आइलैंड बने जहाँ पर सारे लोग रिच हों, रिच पुअर को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हों, कोई ब्लाइंड फेथ नहीं हो और कोई वॉर भी नहीं हो। चलो, दूसरी अगर हम फेमस इंग्लिश राइटर्स की बात करें उस पीरियड के, तो फ्रांसिस बेकन, विलियम शेक्सपियर, वेन जॉनसन्स, मार्लो, फ्रांसिस बेकन ऐसे राइटर थे, बहुत सारे ऐसे इन्होंने लिखे हैं। अगर हम शेक्सपियर, बेन जॉनसन की बात करें, फिर से पढ़ दूँ क्या इसको एक बार, देखो ध्यान से। दूसरे जो इंग्लिश राइटर्स हुए इस पीरियड के वो थे फ्रांसिस बेकन, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, मार्लो। फ्रांसिस बेकन जो थे उन्होंने बहुत सारे फेमस ऐसे लिखे। शेक्सपियर और बेन जॉनसन की अगर हम बात करें, मार्लो की भी अगर हम बात करें, तो ये लोग वेल नोन ड्रामेटिस्ट थे, बढ़िया ड्रामा लिखते थे, नाटककार थे, नाटक लिखते थे। क्लियर है? चलो, तो फिर से ध्यान से सुनो। अगर हम अदर फेमस इंग्लिश राइटर्स की बात करें तो उनमें है फ्रांसिस बेकन, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन एंड मार्लो। इसमें से जो फ्रांसिस बेकन है इन्होंने बहुत सारे फेमस राइटर्स लिखे हैं। बाकी के जो तीन बचे शेक्सपियर, बेन जॉनसन और मार्लोव, इन्हें हम ड्रामेटिस्ट के रूप में जानते हैं कि बढ़िया नाटककार थे, जिसमें से कि शेक्सपियर के कुछ ड्रामा तो आपने आप लोगों की 9th क्लास में, 8th क्लास में पढ़े होंगे। अब हम बात करेंगे मिल्टन की। तो मिल्टन का जो इमॉर्टल वर्क है, जो आदिकाल से चला आया और फ्यूचर में भी चलता रहेगा, क्योंकि आज के लोग भी इसे बहुत पसंद करते हैं, वो है पैराडाइज लॉस्ट। बहुत बढ़िया लिखा हुआ है बेटा। पैराडाइज लॉस्ट में एडम को आप पढ़ोगे, ईवा को पढ़ोगे, हेवन कैसे बना है, हमारी शुरुआत कैसे हुई है, ये सब कुछ लिखा है किसमें, पैराडाइज लॉस्ट में। ये किसका इमॉर्टल वर्क है? मिल्टन का। फिर हम पढ़ेंगे एडमंड स्पेंसर को, जिन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है, बेटा पहले तो ये ध्यान से सुनो कि मैंने इसे एडमंड ही पढ़ा ना, एडम तो नहीं पढ़ा ना, एडमंड है ना, एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर की जो सबसे फेमस पोएम है वो है फेरी क्वीन। क्या? फेरी क्वीन। एडमंड, मैंने पहले शायद हो सकता है एडम पढ़ दिया हो। एडमंड स्पेंसर की जो बहुत फेमस पोएम है उसका नाम है फेरी क्वीन। बेटा अब हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर को। आप लोगों ने अब तक पता नहीं कितनी ही इनकी पोएम अपनी टेक्स्ट में पढ़ी होगी। हर क्लास में इनकी एक पोएम होती है, कई बार ड्रामा होता है। सो मान सकते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में जाने माने कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं। कौन? विलियम शेक्सपियर। ये इंग्लिश पोइट थे, प्ले राइट थे, एक्टर थे, जिन्हें वर्ल्ड के जितने भी प्री एमिनेंट ड्रामेटिस्ट हैं उनमें से एक महान ड्रामेटिस्ट माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का। पूरी दुनिया में जितने भी महान ड्रामेटिस्ट हैं, नाटककार हैं, उनमें एक नाम किसका भी है? इंग्लिश लैंग्वेज के राइटर विलियम शेक्सपियर का। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। इन्हें काय का टाइटल मिला हुआ है बेटा? इंग्लैंड की नेशनल पोएट का। एंड द बार्ड ऑफ एवन। तो बार्ड ऑफ एवन किसको कहते हैं? विलियम शेक्सपियर को। इंग्लैंड के नेशनल पोएट भी कौन है? विलियम शेक्सपियर। दुनिया में जितने भी प्री एमिनेंट ड्रामेटिस्ट हैं उनमें से एक महान ड्रामेटिस्ट कौन है? विलियम शेक्सपियर। इन्होंने 38 प्लेस लिखे हैं, 154 सनेट लिखे हैं। सनेट मैंने पहले आपकी बताया, सोनेट होता है 14 लाइन की पोएम। तो 38 प्लेस लिखे हैं, 154 सोनेट लिखी हैं, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स और फ्यू अदर वर्सेस। एक एक्सेप्शन छोड़ दें, रोमियो जूलियट। एक प्ले को अगर हम छोड़ दें, किसको? रोमियो जूलियट। एक्सेप्शन है रोमियो जूलियट। इसके अलावा इन्होंने जो फर्स्ट प्लेज लिखे हैं वो मोस्टली हिस्टोरिकल ड्रामा है। रोमियो जूलियट को छोड़कर इनके जो शुरुआती प्लेज हैं वो क्या है? हिस्टोरिकल ड्रामा है। बात समझ में आ गई होगी, है ना? रोमियो जूलियट कुछ अलग है। इसके अलावा जो पहले बाकी के प्ले हैं जैसे कि रिचर्ड II, हेनरी VI, हेनरी V, ये सब हिस्टोरिकल ड्रामा है। इन्होंने बहुत सारी कॉमेडीज़ भी लिखी हैं अपने अर्ली पीरियड में। मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट, इट वॉज ओनली आफ्टर 1600 दैट ही रोट ट्रेजिडी। इसके अलावा इन्होंने ट्रेजिडीज़ भी लिखी हैं। हेलमेट, किंग्सलेयर,
ओथेलो और मैकबेथ। हमारे यहाँ मूवी भी बनी है, ओमकारा जो मूवी है वो ओथेलो पे बनी हुई है। सो बहुत सारी क्या लिखी हैं इन्होंने, कॉमेडीज़। ही ऑल्सो रोट सेवरल कॉमेडीज़। अपने अर्ली पीरियड में इन्होंने कॉमेडीज़ लिखी हैं, मिडसमर नाइट ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट। इट वॉज ओनली आफ्टर 1600 ईयर। इसके बाद इन्होंने ट्रेजिडीज़ लिखी हैं। वो ट्रेजिडीज़ कौन कौन सी हैं बेटा? हेलमेट, किंग लियर, ओथेलो और मैकबेथ। ये भी शायद आपके सिलेबस में रही होंगी कभी। मैकबेथ तो आईसीएसई के सिलेबस में है बेटा। अगर हम शेक्सपियर के काम की बात करें तो इनका जो काम है वो कल्चर और हिस्ट्री दोनों से ही परे है। शेक्सपियर वर्क ट्रांसेंड्स कल्चर एंड हिस्ट्री। कल्चर, हिस्ट्री इन दोनों से परे, इन दोनों से कहीं ऊपर है किसका काम? शेक्सपियर का काम। शेक्सपियर की राइटिंग, शेक्सपियर के ड्रामे। बट ये जो वर्ड है ना ट्रांसेंड्स, इसका मतलब होता है के परे होना, ठीक है, उससे भी आगे चले जाना। गो बियॉन्ड। ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है बेटा? गो बियॉन्ड। तो कल्चर, हिस्ट्री, इससे भी कहीं आगे है शेक्सपियर का काम। शेक्सपियर का काम इमोशन, थॉट्स के ऊपर अपील करता है, जो एटर्नल ह्यूमन नेचर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और शायद इसीलिए इनके कामों की अपील यूनिवर्सल है। पूरी दुनिया का कोई भी कोना हो, हर कोने में इनके काम को सराहा गया है, पसंद किया गया है। तो क्यों? क्योंकि ये कल्चर, हिस्ट्री इन सबसे ऊपर है, ठीक है। किसकी बात करता है? इमोशन की बात करता है, थॉट की बात करता है। तो आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास चले जाओ, सबके पास इमोशन है, सबके पास अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है। इसीलिए इनके कामों की क्या है बेटा? यूनिवर्सल अपील है। अब हम पढ़ेंगे साइंस को। तो अगर हम रेनेसांस की बात करें तो यहाँ से हम देखते हैं कि मॉडर्न साइंस की भी बिगिनिंग होती है। पहले जितना भी साइंस हुआ करता था बेटा, अर्लियर इट वॉज हेल्ड दैट ऑल व्यूज़ इवन ऑन साइंस, जितने भी व्यूज़ हैं और आपके जो व्यूज़ साइंस पर हैं वो भी आर टू बी सपोर्टेड बाय द अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो जितना भी आपके विचार हैं, आपके भले वैज्ञानिक विचार क्यों ना हो, साइंस के ऊपर, विज्ञान के ऊपर ही विचार क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट किया जाना चाहिए। किससे? स्क्रिप्चर की अथॉरिटी। पहले बाइबल की बात कर लो, कुरान की बात कर लो, हमारे वेदों की, पुराणों की बात कर लो, इसमें जो लिखा है बस वही अटल सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आप किसी साइंस की भी बात कर रहे हो तो उसकी सैंटिटी कहीं ना कहीं किससे मिलनी चाहिए? स्क्रिप्चर से मिलनी चाहिए। पर जो साइंटिस्ट थे इस पीरियड के, उनका बिलीव ये था कि साइंस स्क्रिप्चर की अथॉरिटी से सपोर्ट होने की बजाय किस पे बेस होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। जो मेथड थी, मेथड ऑफ इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इससे आज भी साइंटिस्ट यूज़ करते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो उस टाइम भी साइंटिस्ट का विचार था कि हमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन पे ज़्यादा काम करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि हम हर चीज़ की सैंटिटी को स्क्रिप्चर्स में ढूंढें, वेदों में ढूंढें, पुराणों में ढूंढें, या और कहीं पर भी जहाँ जिस बुक में आपको लगता है कि भाई यहाँ पर सब कुछ है। अब हम बात करेंगे निकोलस कोपरनिकस की। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे, ठीक है, जिन्होंने फॉर्मुलेट किया यूनिवर्स के मॉडल को, जो ये बात करता था कि जो सन है वो सेंटर में है रादर देन द अर्थ। पहले कैथोलिक चर्च में बताया जाता था कि जो हमारी अर्थ है वो सेंटर में है और बाकी सब इसके आसपास है, ठीक है। पर किसने? कोपरनिकस ने पहली बार बताया कि सन सेंटर में है। हु फॉर्मुलेटेड अ मॉडल ऑफ द यूनिवर्स दैट प्लेस सन रादर देन अर्थ एट द सेंटर। कोपरनिकस ने पहली बार बताया कि सन सेंटर में, भाई अर्थ सेंटर में नहीं है। द पब्लिकेशन ऑफ दिस मॉडल इन हिज बुक डी रेवोल्यूशनिबस ऑब्रियम सेलेस्टियम, हो सकता है मैं गलत पढ़ रही हूँ बेटा, एक बार इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो देख लेना। बस बुक का नाम याद रखना, डी रेवोल्यूशनिबस ऑर्बियम सेलेस्टियम, ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर जस्ट बिफोर हिज डेथ। इनकी डेथ के पहले 1543 में इन्होंने अपने काम को पब्लिश किया, और ये ही मेजर इवेंट है साइंस की हिस्ट्री का। और इसी के बाद फिर क्या आया? कोपरनिकन
रिवॉल्यूशन। मतलब पहले तो जब कोपरनिकस ने अपनी बात कही तो सारे चर्च वगैरह सब पलट पड़े, अरे ये तो गलत बोल रहा है, ये है ये। पहले साइंटिस्ट जितने भी होते थे ना, जो लोग होते थे साइंटिफिक टेम्परामेंट के, साइंटिस्ट तो क्या ही कहना उन्हें, तो वो लोग अपनी स्टडीज़ को जानबूझकर किसी के सामने रिवील नहीं करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एनरेक कर दे कैथोलिक चर्च को, और चर्च हमें उठा के हॉल्ट कर दे, एग्जीक्यूट कर दें, परसिक्यूट कर दें, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारे साथ हो जाए। तो ऐसे कोपरनिकस का जब काम आया तो लोगों ने उसका भी विरोध किया, पर बाद में इन्होंने जब अपने काम को पब्लिश ही कर दिया और फिर हुई इनकी डेथ, और उसके बाद हमने देखा कि एक कोपरनिकन रेवोल्यूशन आया जहाँ हर व्यक्ति अपनी अपनी बातों को सामने रखने लग गया, जो किस पे बेस्ड थी, ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंटेशन से। कोपरनिकस बेस्ड हिज हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑन द फॉलोइंग। कोपरनिकस ने अपनी जो थ्योरी दी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, कोपरनिकस की जो थ्योरी थी जिसका नाम था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, वो किस किस आधार पे थी, उसका बेस क्या था, वो हम पढ़ेंगे। पहला कि भाई देयर इज नो वन सेंटर ऑफ ऑल सेलेस्टियल सर्कल्स और स्पेयर्स, जितने भी स्पेयर्स हैं या जो सेलेस्टियल सर्कल्स हैं उनका कोई एक सेंटर नहीं है। सेकंड, वो ये बोलते हैं कि जो अर्थ का सेंटर है वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। आप अगर ऐसा बोलना चाहें कि अर्थ का जो सेंटर है ये यूनिवर्स का सेंटर है तो ये बिल्कुल गलत है। मान लिया ये सेंटर ग्रेविटी का सेंटर है, लूनर स्फीयर का सेंटर हो सकता है, लूनर स्फीयर का सेंटर है, ग्रेविटी का सेंटर है, पर ये यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। आई बात समझ में? पहले ऐसे माना जाता था अर्थ का जो सेंटर है वही यूनिवर्स का सेंटर है। नहीं, ये किसने कहा? कोपरनिकस ने कहा। कोपरनिकस ने कहा कि अर्थ का सेंटर यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बट ओनली ऑफ ग्रेविटी एंड द लूनर स्फीयर। कोपरनिकस ने साफ साफ इस बात को कहा कि ये ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र हो सकता है। लूनर स्फीयर बोले तो चंद्र क्षेत्र का ये सेंटर हो सकता है, पर पूरे यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। क्या? अर्थ का सेंटर। अर्थ के सेंटर की जब हम बात करते हैं तो ये सेंटर को आप अर्थ की ग्रेविटी का सेंटर मान सकते हो, अर्थ के सेंटर को आप चंद्र क्षेत्र का सेंटर मान सकते हो, पर यूनिवर्स का तो बोलना गलत है। All the spheres revolve about the sun as their midpoint and therefore the sun is the center। जितने भी स्पेयर्स बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं उसको क्या बोल रहे हैं? स्पेयर्स। जितने भी स्पेयर्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के आसपास, ठीक है? तो इट मीन्स सन मिड पॉइंट है। तो इन्होंने इसीलिए यूनिवर्स का सेंटर किसको माना? सन को माना। फिर इन्होंने ही हमें रोटेशन रेवोल्यूशन बताया। उन्होंने कहा कि जो अर्थ है उसकी एक से ज़्यादा मोशन है। पहला तो ये अपनी एक्सिस पे घूमती जा रही है, दूसरा ये अपनी स्फेरिकल ऑर्बिट में सन को भी रिवॉल्व कर रही है। अर्थ खुद घूमते हुए किसके आसपास घूम रही है? सन के आसपास घूम रही है। ये बताने वाले थे कोपरनिकस। बाद में एक जर्मन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन कैपलर। उन्होंने भी प्रूव किया कि जो अर्थ और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास घूम रहे हैं, एक सर्कल में नहीं घूम रहे हैं बेटा, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो कोपरनिकस की बात को आगे बढ़ाते हुए जॉन कैपलर कहते हैं, जो कि ये जर्मन साइंटिस्ट होते हैं, कि भाई जो अर्थ है जिस पाथ पे सर्कल करती है, रिवॉल्व करती है सन को, वो सर्कल नहीं है, मतलब गोला नहीं है, वो इलिप्टिकल पाथ है। ऐसे सर्कल नहीं है, वो कैसा पाथ है? इलिप्टिकल पाथ है। इसकी बात किसने भी कही? जॉन कैपलर ने कही। समझ में आ गया ये कि जो अर्थ है और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास घूम रहे हैं, वो सर्कल में नहीं घूम रहे हैं, बट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। एक और इटालियन साइंटिस्ट हुए गैलीलियो, इन्होंने इन्वेंट किया टेलीस्कोप को। फिर सर आइजैक न्यूटन आए जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर किया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसने? आइजैक न्यूटन ने। गैलीलियो ने बनाया टेलीस्कोप। जो ग्रेट डिस्कवरीज थी वो हुई किस फील्ड में भी? मेडिकल साइंस में भी। अरे अब हम पढ़ेंगे बेटा मेडिकल साइंस की महान डिस्कवरीज को, खोजों को। वेसालियस रोट अ ट्रीटीज ऑन एनाटॉमी। वेसालियस ने क्या लिखी? ट्रीटीज ऑन एनाटॉमी। विलियम हार्वे एक इंग्लिश फिजिशियन थे, उन्होंने डिस्कवर किया कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक। वेसालियस ने ट्रीटीज ऑफ एनाटॉमी पे बात की।
या ट्रीटीज ऑफ एनाटॉमी लिखा। विलियम हार्वे जो एक इंग्लिश फिजिशियन थे, उन्होंने ये जाना कि कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक, और फिर जो ब्लड होता है यूज़ होने के बाद वो वापस से हार्ट में आता है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे पैरासेल्सस को। पैरासेल्सस ने पहले बात की, फिर प्रूव किया और हम सबको बताया कि मेडिसिन और केमिस्ट्री में एक क्लोज कनेक्शन है। तो कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने बताया मेडिसिन और केमिस्ट्री में क्लोज कनेक्शन है? पैरासेल्सस। ठीक है, फिर आए कॉर्डस। कॉर्डस ने प्रिपेयर किया एथर, किससे? अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड से। कॉर्डस ने प्रिपेयर किया एथर को, किससे? अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड से। फिर आए हेलमोंट, जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कवर किया। देखो चीज़ें थी, पर किस चीज़ को क्या नाम देना है, उसकी यूटिलिटी क्या है, यूजेस क्या है, ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, ये सब बताने वाले लोगों को ही हमने क्या कहा कि भाई ये नहीं होते तो हमें ये पता ही नहीं चलता। चलो, तो अब जैसे इंसान है तो हार्ट से बॉडी में ब्लड जाता है, फिर वापस से हार्ट में आता है, ये तो हो रहा था, पर इसको डिस्कवर किया, ये बड़ी बात है ना। तो ये डिस्कवर करने वाले कौन थे? विलियम हार्वे। फिर ये किसने बताया कि केमिस्ट्री और मेडिसिन में क्लोज कनेक्शन है? पैरासेल्सस ने बताया। फिर कॉर्डस ने क्या प्रिपेयर किया? एथर। किससे प्रिपेयर किया? अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड से। फिर हेलमोंट ने डिस्कवर किया किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। बनाया नहीं है बेटा, डिस्कवर किया। इन्वेंट करना अलग होता है, डिस्कवर करना अलग होता है। इन्वेंट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आपने बनाया, पर डिस्कवर करने का मतलब क्या होता है? आपने उसको खोजा। तो इन लोगों ने डिस्कवर किया। अरब्स ने अलजेब्रा दिया, न्यूमरल्स दिए किसको? वेस्ट को। अरब्स का क्या कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने बेटा अलजेब्रा दिया, न्यूमरल्स दिए किसको? वेस्ट को। मॉडर्न ज्योमेट्री वॉज मेड सिस्टमैटिक बाय, मॉडर्न ज्योमेट्री को सिस्टमैटिक बनाने वाले थे कौन थे बेटा? डिजाग्यूस। अच्छा, कहीं कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन डिजाग मिल रहा है, कहीं कहीं पे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या मिलता है? डिजार्ग्यूस। जब आप टीवी पर भी देखते हो ना, तो टीवी पर भी जहाँ पर डिजार्ग्यू की बात होती है, डिजार्गस की बात होती है, तो वहाँ अलग अलग प्रोनाउंसिएशन देखने को मिलता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो मॉडर्न ज्योमेट्री को सिस्टमैटिक बनाने वाले थे डिजार्ग। बहुत जगह मैंने डिजार्ग सुना है और कुछ जगहों पे डिजार्ग्यू भी सुना है। आपका ओरल टेस्ट नहीं होने वाला है, आप स्पेलिंग एक बार देख लें। मॉडर्न ज्योमेट्री देने वाले कौन थे? डिजार्ग। स्टीवन एडवोकेट करते हैं डेसिमल सिस्टम को, कॉइन के, वेट के, मेजर के। तो स्टीवन ने एडवोकेट किया डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइन, वेट, मेजर। अब हम पढ़ेंगे परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेनेसांस। देखो, इसी की वजह से रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुई यूरोप में। रेनेसांस ने ही रास्ता बनाया रिफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए, ना ही सिर्फ इंग्लैंड में, बाकी के पूरे यूरोप में। इंग्लैंड में तो बनाया, यूरोप के लिए भी बनाया। लोग सोचने लग गए, समझने लग गए, क्वेश्चन करने लग गए, ऑब्जर्वेशन करने लग गए और इवन एक्सपेरिमेंट भी करने लग गए। देखो, रेनेसांस से रास्ता बना रिफॉर्मेशन के लिए। सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं, पूरे यूरोप में लोग अब सोच रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। अब वो क्रिटिकल हो गए हैं रिचुअल्स के अगेंस्ट में भी, कि भाई किसी रिचुअल्स का कितना मीनिंग है, कितनी वर्थ है, हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ऐसे क्रिटिकल सोच उनके दिमाग में अब आने लगी है। वो सारे रिचुअल्स जिनको कौन प्रैक्टिस करते थे? चर्च। ठीक है, एंड इंसिस्टेड ऑन द रिफॉर्म ऑफ द चर्च। और अब लोग बोलने लगे भाई कि चर्च में भी रिफॉर्म, सुधार की ज़रूरत है। चर्च जो भी कुछ बोलता जा रहा है, अब हम उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर भी सोचेंगे, चर्च में रिफॉर्म होना चाहिए। इसकी वजह से चर्च 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया। चर्च डिवीजन इनटू 2 सेक्ट्स, पहला था कैथोलिक्स और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट हाईली साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे, टेक्नोलॉजी की बात करते थे, एजुकेशन पे मोर फोकस करते, और जो कैथोलिक थे वो कंजर्वेटिव थे। वो कहते थे नहीं, चर्च की अथॉरिटी जैसी है उसको एज इट इज़ रहना चाहिए। नाउ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म। मिडिल एजेस में एक और बहुत बढ़िया काम हुआ, और वो काम था कि अब फोकस ह्यूमन पे आया, मैन पे आया। अब जितनी भी बातें होती थी वो ह्यूमन सेंट्रिक होती थी। अगर हम मिडिल एजेस की बात करें बेटा, तो मिडिल एजेस में जो स्टडी की जाती थी वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे, थियोलॉजी बोले तो धर्मशास्त्र,
थियोलॉजी बोले तो धर्मशास्त्र, पहले धर्मशास्त्र पे स्पिरिचुअल क्या होता है, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी बोले तो आध्यात्म के ऊपर काम किया जाता था, थियोलॉजी बोले तो धर्मशास्त्र के ऊपर काम किया जाता था। उनका मोर इंटरेस्ट था फ्यूचर लाइफ में, आगे का जीवन क्या होगा। पर जब रेनेसां आया तो लोगों के आउटलुक में एक बहुत बड़ा चेंज हमको देखने को मिला, लोगों के आउटपुट में हमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। वो ये चेंज था कि अब जो लोगों का इंटरेस्ट था वो मानव की तरह, ह्यूमैनिज्म की तरफ बहुत बढ़ा, ठीक है, नेचर की तरफ बढ़ा। सिर्फ फ्यूचर लाइफ में क्या हो गया, देवी कौन है, देवता कौन है, इससे थोड़ा सा हट गया। रेनेसां वाइडन द आउटलुक ऑफ पीपल। रेनेसांस के बाद लोगों का आउटलुक चेंज हुआ, उनका इंटरेस्ट मैन में, नेचर में, वर्ल्डली लाइफ मतलब वर्ल्ड की लाइफ में ज़्यादा हो गया। इससे ह्यूमैनिज्म डेवलप हुआ और ह्यूमैनिटीज़ की स्टडी को एनकरेज किया गया। रेनेसां का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक आउटलुक। रेनेसांस पीरियड में इस बात पे फोकस किया कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जो रिचुअल्स आपको समझाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उन पे एज इट इज़ बिलीव मत करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, रीज़न करो, लॉजिक करो, क्वेश्चन करो। तो रेनेसांस कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड जो इंसान में आया है ना, उसके लिए रेनेसांस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसलिए लोगों को एनकरेज किया कि चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट मत करो, है ना, ओनली इफ दे अपील्ड टू रीज़न, उसी चीज़ को एक्सेप्ट करो जो रीज़न बताती हैं, लॉजिक की बात करती है। हर चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना सही नहीं है। ये एटीट्यूड व्यक्ति में रेनेसांस पीरियड के बाद ही आया। फिर से एक बार देखो, रेनेसांस पीरियड में लोगों को एनकरेज किया गया कि चीज़ों को तभी एक्सेप्ट करना जब तुम्हें ये अपील करे अकॉर्डिंग टू रीज़न, कि भाई इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई रीज़न है, तभी, अदरवाइज रिजेक्ट कर दो। ये जो साइंटिफिक आउटलुक था, इसने ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास को एक सेटबैक दिया। पहले तो जो चर्च बोलता था वही लोग करते जाते थे, तो अब लोगों ने बोला नहीं रुको। रेनेसांस पीरियड में हमें सिखाया गया है कि उस चीज़ को तभी एक्सेप्ट करेंगे हम, किसी भी चीज़ को तभी एक्सेप्ट करेंगे हम जो के पीछे हमें रीज़न नज़र आएगा, लॉजिक नज़र आएगा। तो यहाँ से ब्लाइंड फेथ खत्म होता है, न्यू डिस्कवरीज़ को एनकरेज किया जाता है, इन्वेंशंस होते हैं। डिस्कवरीज़ का मतलब होता है खोजना, और इन्वेंट करना मतलब कुछ बनाना, कुछ नया करना, विच ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन। बेटा अब हम पढ़ेंगे राइज ऑफ मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रेनेसांस पीरियड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी था कि अब यूरोप में जो गवर्नमेंट थी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोनार्कल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ। चर्च की अथॉरिटी का डिक्लाइन हुआ, फ्यूडल सिस्टम का डिक्लाइन हुआ। दो चीज़ें जिन्होंने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था, एक तो चर्च की ऊट पटांग प्रैक्टिसेस और दूसरा फ्यूडल सिस्टम। इन दोनों का ही डिक्लाइन हुआ, और इन दोनों के डिक्लाइन होते ही लोग फ्री फील करने लग गए थे। दैट इज द डिक्लाइन ऑफ अथॉरिटी ऑफ चर्च एंड फ्यूडल सिस्टम स्ट्रेंथन। जब ये दोनों डिक्लाइन हो गए, चर्च भी और फ्यूडल सिस्टम भी, तो कौन स्ट्रेंथन होता है, लोगों की डिज़ायर कि भाई अब हमें पीस भी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। मतलब फ्यूडलिज्म से भी लोग बहुत परेशान थे, चर्च से भी बहुत लोग परेशान थे। दोनों का होता है डिक्लाइन, और एक स्ट्रॉन्ग मोनार्कल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इवॉल्व होता है यूरोप में। तो लोग जो होते हैं वो भी खुश होते हैं, इसलिए वो रेडीली सपोर्ट दे देते हैं, किंग को, राजाओं को भरपूर सपोर्ट करते हैं और राजा की शक्तियों को बढ़ाने के ऊपर काम करते हैं। फिर हम देखेंगे कि भैया आर्ट्स में भी, कला के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। रेनेसांस लेड टू द न्यू फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग, नए फॉर्म की पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, सब कुछ आया रेनेसांस पीरियड के टाइम में। जो बंदिशें लगाई हुई थी पहले से, वो सब हटा ली गई थी। अवेलेबल सर्विस यहाँ पर मिली, जिससे ग्रोथ हुआ किसका, फाइन आर्ट्स का। तो रेनेसांस रेंडर्ड वैल्यूएबल सर्विस टू द ग्रोथ ऑफ फाइन आर्ट्स। देखो, सब जो फ्री होते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, तब कला का विकास होता है, म्यूज़िक का विकास होता है। और इसीलिए रेनेसांस के टाइम में हमने इन सब चीज़ों में एक ड्रास्टिक चेंज देखा। देन राइज ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल एजेस में जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो कंट्रोल करते थे हर चीज़ को। कंट्री की टेरिटरी में एक ग्रेटर पार्ट वो कंट्रोल करते थे, उनके पास होता था।
और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने में, अपने कंफर्ट्स में ही ध्यान देते थे, अपनी लग्जरीज में ही लगे रहते थे। पर ये जो नया मूवमेंट आया, इससे हमने देखा कि फ्यूडलिज्म जो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा था, अब इसका कहीं डिक्लाइन होगा। और ये जो अपनी लग्जरी, अपनी लेजर एक्टिविटी पे ध्यान देने वाले जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, अब ये कहीं नीचे की तरफ जाएंगे, इनका डिक्लाइन होगा। और इनकी प्लेस लेगा कौन? मिडिल क्लास, ट्रेडर, सोल्जर्स, लॉयर एक्सेट्रा, हु बिलोंग टू द मिडिल क्लास। भले ट्रेडर हो, शोल्डर्स हो, लॉयर हो, अब इनकी इम्पॉर्टेंस इकोनॉमी में, नेशन में बढ़ जाएगी और ये फ्यूडलिज्म को रिप्लेस करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करेंगे। और यहीं से हम देखेंगे कि रैपिड प्रोग्रेस होगी। राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशन स्टेट्स और रेनेसांस के बाद ही हमने देखा नेशनलिटी की फीलिंग का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, नेशनल लिटरेचर प्रोग्रेस करता है। और अब हमने पहले ही पढ़ा कि नेशनल लिटरेचर, पहले लिटरेचर होता था पर वो पहले लैटिन में होता था, लोग उसको पढ़ते नहीं थे, समझ में नहीं थे। अब नेशनल लिटरेचर मतलब जर्मनी में जर्मन भाषा में भी अवेलेबल है, इटली बोलने वाले लोगों के लिए इटालियन में भी लिटरेचर है, तो पॉलिश में भी लिटरेचर अवेलेबल है, तो गैलिक में भी लिटरेचर अवेलेबल है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इस नेशनल लिटरेचर की वजह से नेशन स्टेट्स के रिगार्ड में लोग सोचना चालू करेंगे। जहाँ लोग सोचना चालू कर देंगे वहीं पर राइज और ग्रोथ होगा किसका? नेशन स्टेट का। बेटा आज जिस इटली को आप जानते हो, 1861 के पहले तक इटली जैसा कुछ था ही नहीं। इटालियन लैंग्वेज थी पर इटली नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था, इटली बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड था। सेम कहानी जर्मनी की थी कि 1871 के पहले जर्मनी स्पीकर तो था, प्रूशिया था, पर जर्मन नेशन नहीं था। तो अब नेशन स्टेट्स बनने लगेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन, और अब हम देखेंगे जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन से क्या फ़ायदे हुए। जैसे जैसे साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए उसकी वजह से न्यू सी रूट्स को डिस्कवर किया गया, डिस्टेंट लैंड को डिस्कवर किया गया, यूरोप से अमेरिका एक्सप्लोरर पहुँचे। और ये ही जोग्राफिकल डिस्कवरीज थी जिससे ट्रेड बढ़ा यूरोप ईस्ट के बीच में। ये जो कमर्शियल रिलेशंस थे इन्होंने यूरोप में प्रॉस्पेरिटी लाई। वास्को डी गामा इंडिया पहुँचे, फिर इंडिया की वेल्थ के बारे में यूरोप में बताया, फिर बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया में आई, वियतनाम गई, कंबोडिया गई, चाइना गई। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो न्यू सी रूट्स थे इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाने में, यूरोप में प्रॉस्पेरिटी लाने में। और यहीं से हम देखते हैं कि कॉलोनाइजेशन की शुरुआत भी होती है। एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़, इन्हें अब यूरोपियन कंट्रीज़ कॉलोनी बना लेंगी। और कॉलोनी बनाने में जहाँ पर इंग्लिश सबसे आगे होगा, स्पेन भी पीछे नहीं होगा, डच की भी अपनी कॉलोनीज़ होंगी, तो जर्मनी की भी कॉलोनी थी, इटली की भी कॉलोनी थी, सब ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई एशिया और अफ्रीका में। जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो एक्सपोर्ट करने लगी रिसोर्सेज को अपनी कॉलोनीज़ से। The European countries began to export resources of their colonies in America, Asia, Africa to increase the power. यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक्सपोर्ट शुरू किया किसका? रिसोर्सेज का। किसके? अपनी कॉलोनीज़ के। कहाँ कहाँ पर? अमेरिका। यार ये लाइन थोड़ी सी विचित्र है। अब तो ये जान लो कि इंटरनेशनल ट्रेड जब बढ़ा तो भले ही वो एशिया का इंडिया हो, अफ्रीका का इजिप्ट हो, घाना हो, या अमेरिका का क्या हो, पेरू हो, ब्राज़ील हो, इन सब से रिसोर्सेज को लिया कॉलोनाइजर्स ने, है ना, और उससे फिर बनाया फिनिश प्रोडक्ट और फिर वही हमें बांट दिया। तो इन्होंने हमें सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना के रखा। बाकी ये 3 लाइनें एक बार देख लेना, है ना। चलो।